जवाब में 300 टोकन लगे, तो कितना खर्चा हो गया? 320 टोकन। फिर अगला सवाल पूछा, उसमें लगा 10 टोकन, लेकिन जब वो जवाब देगा तो पिछला जवाब पढ़ के तब तो अगला जवाब देता है, तो 300 टोकन वो फिर से खर्चा होगा। और इस बार जो 200 मान लो 400 टोकन का जवाब आया तो कितना हो जाएगा? 3 4 700। अगला सवाल पूछोगे तो 700 टोकन और बढ़ जाएगा। ऐसे धीरे धीरे क्या होगा? इसीलिए कहते हैं कि भाई चैट जीपीटी यूज कर रहे हो तो एक ही उसमें एक ही कन्वर्सेशन में ढेर सारा पूछोगे तो टोकन क्या खर्च होगा? ज्यादा खर्च होगा। अलग अलग, अरे नहीं ऐसे देखो, चालू कर दिया। अरे लाइट लेके बंद हो जाएगा। ये देखो, ये जवाब दे रहा है ना, अभी अगला सवाल पूछेंगे तो फिर पिछला पढ़ के तब आगे जवाब देगा ना, तो ये पढ़ेगा तो फ्री का नहीं है भैया, इसमें भी टोकन क्या होगा? खर्च होगा। अब वही हम अगला सवाल पूछे न्यू करके, देखो यहाँ पे होता है क्या? न्यू चैट का ऑप्शन है कि नहीं है? अब नया पूछ रहे हैं तो अब यहाँ कोई हिस्ट्री नहीं है ना, अब सवाल पूछेंगे तो टोकन खर्च कम होगा। लेकिन उसी में हम आगे बढ़ाते चले जाए सवाल अपने, तो हर आगे जवाब के लिए वो पिछली चीजें पहले क्या करता है? पढ़ता है। आ रही बात समझ में कुछ? इसलिए इसी में हमने बताया भी है कि अगर फर्स्ट रिक्वेस्ट में 200 टोकन लग रहा है तो दूसरे में कितना हो जाएगा? 500, तीसरे में कितना हो जाएगा? 1200। टोकन्स का खर्च बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, अब इसमें अब प्रॉम्प्ट्स के बारे में तो जानते ही हो, इसमें 5 6 चलो अभी इसमें और चीजें डालनी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, एक डॉक्यूमेंट हम और प्रिपेयर किए, कहाँ है? इसी में होगा ना, एक सेकंड, ये ग्रुप पे डाला है। हमने प्लेराइट की जितनी कमांड्स यूज होती हैं, प्लेराइट की जितनी कमांड्स होती हैं वो सारी कमांड्स और उसमें जितनी चीजें हैं सारी एक्सप्लेन कर दी, जिससे तुमको पता रहे कि एग्जैक्टली कोई चीज क्यों लिख रहे हैं। और प्लेराइट में कमांड्स क्या हैं, बहुत जरूरी है। इंटरव्यू में कमांड्स प्लेराइट की क्या करते हैं? पूछते हैं। तो इसमें देखो, ऐसे पहले बता दें, पहली कमांड बताई है mkdir, सुने हो नाम? mkdir वही कमांड प्रॉम्प्ट जो खोलते हो ब्लैक स्क्रीन, अगर वहां लिखो mkdir xyz, mkdir का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, मतलब क्या करना? मेक फोल्डर। तो एक नया क्या बना देगा? फोल्डर बना देगा। और CMD तुमने देखा है, तुम लोग चला रहे हो इतने दिन से CMD, तुमने देखा होगा कि CMD जिस फोल्डर में मेरा कोड रहता है हमको CMD उसी फोल्डर में ओपन करना पड़ता है। अगर दाहिने बाएं रहे तो वो चलेगा नहीं। लेकिन अगर फिर भी चलाना हो, चलो इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। तो एक चीज होती है क्या? CD। क्या होता है? CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। चलो ये हम दिखा देंगे। इसके बाद तुम लोग ये कमांड सब लोग जानते हो, ये जानते हो, npm init स्पेस -y। जो जाओ वाले हैं भाई वो लोग ध्यान से देखें। उन तुम्हारे पास मैवन था, तुम्हारे पास क्या था? मैवन था ना। इन लोगों के पास क्या है? npm है, नोड पैकेज मैनेजर। और जब तुम लिखते हो npm स्पेस init -y, इसका क्या मतलब हुआ? npm का मतलब हुआ तुम नोड पैकेज मैनेजर से बोल रहे हो, ठीक है। और init का मतलब क्या है? इनिशियलाइज करना, शुरू करना। तब ये क्या करेगा? अब ये क्या करेगा? एक नोड का प्रोजेक्ट बनाएगा। तो जानते हो क्या दिखेगा इस लाइन के बाद? अच्छा, -y का क्या मतलब है? बिल्कुल, -y का मतलब यस है। -y का मतलब क्या है? यस। यस क्यों है ये भी बताते हैं। जब तुम लोग लिखते हो npm लिखो और सिर्फ init लिखो या -y जो भी लिखो, तो जानते हो उस फोल्डर को ये बना देगा क्या? नोड का क्या? Node.js का एक प्रोजेक्ट है हमारा जिस पे काम कर रहे हैं। क्या किसका प्रोजेक्ट बनाएगा? Node.js का। तुम जाके देखोगे तुम्हारे फोल्डर के अंदर एक फाइल दिखाई देगी, उसका नाम होगा package.json। क्या नाम होगा? अरे यार, जैसा तुम जाओ वालों, जैसा तुम्हारे में नहीं था pum.xml, इनके पास हो। तो तुम लोग भी देखो, मैवन प्रोजेक्ट बनाते थे तो उसके अंदर अपने आप बनता था ना pum.xml। वैसे ही ये लोग जब करते हैं ना, क्या लिखते हैं? npm स्पेस init लिखते हैं। जब इनिशियलाइज होता है तो इनके में बनता है क्या? package.json।
-y लिख दोगे तो इसका मतलब है तुमने बोला क्या, यस। तो जिस फोल्डर में तुम इसको बना रहे हो उसी फोल्डर को मानेगा तुम्हारा क्या, प्रोजेक्ट, और वही सारी उसकी डिटेल लिख देगा। और अगर -y नहीं लिखे तब तुमसे सवाल पूछेगा कि क्या नाम रखना चाहते हो। -y कर दिया तो मतलब क्या है, जो तुम नाम रख रहे हो हमको क्या है, यस है, और जो तुम्हारे फोल्डर का नाम होगा वही नाम को क्या करेगा, यूज कर लेगा। अगर ये -y न लिखो तब तुमसे पूछेगा कि भाई बताओ क्या नाम देना चाहते हो। ठीक है, हम एक बार ये चाह रहे हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट भी है सब लोगों को। और इसके बाद मेरे प्लेराइट का एक और डॉक्यूमेंट है, यहीं का लड़का बनाया है, वो शेयर करते हैं। उसमें बड़ा सही है, एक ही पेज में सारी चीजें हैं, प्लेराइट के सारे मेथड्स हैं जो जनरली यूज होते हैं। और क्या है एक लिखा, ये तो सब लोग जानते हो, npm, और क्या है npm init। हाँ यार ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना तुम लोगों का, इसी से तो इंस्टॉल किए थे तुम लोग ना। अब ये क्या है, npm init, मतलब वही इनिशियलाइज कर रहे हो, फिर क्या लिखे हो, playwright @latex। अगर ये कमांड चला दी तो मान लो तुम इनिट नहीं किए हो तो अपने आप क्या कर देगा, इनिट भी कर देगा, मतलब package.json बना देगा। और फिर playwright @latest, इसका मतलब है प्लेराइट को ये क्या करेगा, डाउनलोड करेगा। कहाँ से, npm.js से। कहाँ से, जैसे तुम लोगों के पास नहीं थे mvnrepository.com, वैसे इनकी साइट का नाम है npm.js.com। वहां से प्लेराइट की डिपेंडेंसी क्या करेगा, डाउनलोड करेगा। जैसे तुम लोग वहां जार डाउनलोड कर रहे थे, यहाँ पे क्या डाउनलोड होंगी, जावास्क्रिप्ट की फाइलें। और लेकिन जानते हो ये जो इंस्टॉलेशन इसका है, सबसे ज्यादा ये वाला यूज करते हैं लाइन को, क्योंकि इसमें क्या करेगा जानते हो, ये करोगे तो तुमसे सब सवाल पूछ लेगा कि भाई अच्छा प्लेराइट लेना चाहते हो, अच्छा टाइप स्क्रिप्ट भी चाहते हो क्या, प्लेराइट यूज करोगे कि जावास्क्रिप्ट यूज, टाइप स्क्रिप्ट यूज करोगे कि क्या यूज करोगे, जावास्क्रिप्ट CI/CD यूज करोगे कि नहीं करोगे, सब सवाल पूछ के सब एक बार में ही सेट कर देता है। कौन सी कमांड यूज की जाए, ये वाली playwright init, और फिर क्या है @playwright/playwright@latest। लेकिन इसके अलावा भी है, इसमें देखो सबका एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन बहुत से लोग ये वाली भी यूज करते हैं। ये देखो सब क्या लिखा है, npm install -d @playwright/test। जब ये यूज करो तो सिर्फ प्लेराइट होगा। जब वो वाला यूज कर रहे थे तो भैया प्लेराइट भी होता, तुमसे जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट का ऑप्शन नहीं पूछता, टाइपस्क्रिप्ट बोलते तो टाइपस्क्रिप्ट को भी इंस्टॉल कर लेता, सब कुछ सब सेटअप करता। अभी सब सेटअप नहीं करेगा, सिर्फ क्या इंस्टॉल करेगा, प्लेराइट। और क्या बनेगी, एक package.json क्या बनेगी, ये तो देखे हो ना, इस सिस्टम पे है कहीं कोई प्लेराइट का प्रोजेक्ट, बोलोगे तो कोई है भाई नहीं है, वैसे नहीं है, लेकिन देख लेना सब लोग ये कमांड को चलाओ, इसलिए एक जगह करके सब लिख दिए। ठीक है, एक बार चला के देखना सब लोग ना कि क्या मिलेगा तुमको, npm install -d @ इसका क्या मतलब जानते हो, तुमको पता है ना, इनिट से क्या बनेगा, package.json। तो जो प्लेराइट डाउनलोड होगा इसी package.json के अंदर, तुम लोग को देखो जावास्क्रिप्ट वाले देखे हो कि तुम लोग की package.json बनता है, अंदर जाके देखो डिपेंडेंसीज करके रहता है ना, और वहीं प्लेराइट का नाम लिखा रहता। अब जावा वाले याद रख लो तुम लोग अपना, इन लोगों का टूल क्या है, मैवन, ये लोग यूज करते हैं क्या, pom.xml। इनके अंदर भी वही क्या रहता था, डिपेंडेंसीज करके रहता था, जहां पे जार का नाम रहता है, वैसे ही इनके में कहां रहता है, package.json के अंदर। -d लिखने का मतलब क्या होता है मालूम है, -d लिखने का मतलब होता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है प्लेराइट, इसको डाउनलोड करो और इसको package.json के अंदर ऐड कर दो। इसे क्या कर दो, डी का मतलब क्या है, डिपेंडेंसीज, या बोलते हैं क्या, डेव डिपेंडेंसीज। क्या बोलते हैं, डेव डिपेंडेंसीज। तो ये लाइन कर लोगे सब लोग ऐसे ही ट्राई करना, ठीक है एक बार। इसके बाद फिर अगली लाइन क्या है, npm, देखो सब लोग क्या लिखा है, install -d TypeScript, और फिर ts-node, फिर क्या लिखा है, @types/node। देखो लिखा है कि नहीं लिखा है। अब इसका क्या मतलब है, ये क्या इंस्टॉल किया जा रहा है, टाइपस्क्रिप्ट।
क्योंकि देखो हम लोग अगर ये वाला अप्रोच लेके चलोगे जिसमें पहले प्लेराइट खुद से डाला, इसके बाद तुम फिर क्या डाल रहे हो, टाइप स्क्रिप्ट। तो टाइप स्क्रिप्ट ऐसे ही इंस्टॉल, देखो अब यहाँ पे देखो टाइप स्क्रिप्ट के बारे में एक बात समझना, तुमको ही पता है टाइप स्क्रिप्ट किसके ऊपर लिखी गई है, जावास्क्रिप्ट के ऊपर। जो तुम टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिखते हो वो कंपाइल होता है किसमें, जेएस में, इसके बाद रन होता है। इसीलिए तुम लोग पहले जावास्क्रिप्ट वाला तुम लोग को तो याद है, तुम लोग एक कमांड लिखा करते थे TSC, टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिखते थे, TSC लिखते थे, फिर वो लिखते थे टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल का नाम देते थे, कंपाइल होके एक JS फाइल बनती थी ना, और फिर उस JS फाइल को नोड से तुम क्या करते थे, चलाया करते थे। ठीक है, ये समझो कि ये लोग किस तरह से चला रहे थे। जैसे तुम लोग कहा था भाई, तुम लोग भी कंपाइल करते थे जावास्क्रिप्ट में, जावा को, हाँ भाई जावा सी करके क्या करते थे, कंपाइल करते थे, डॉट क्लास फाइल बनती थी, फिर उसको क्या करते थे, चलाते थे। वैसे इनके यहाँ ये है डॉट TS फाइल होती है, तुम ये लोग कमांड क्या यूज करते थे मालूम है, जावा सी, और तुम लोग क्या यूज करते हो, TSC। शॉर्ट फॉर्म में क्या हो गया, टाइप स्क्रिप्ट, सी मतलब कंपाइलर, वो JS में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट आपको एक फायदा, एक काम और देता है जो जावा नहीं देता, वो ये भी कहता है कि चाहो तो तुम्हारा कोड हम कंपाइल करके, जैसे ये बताओ टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है, टाइप स्क्रिप्ट में कोड नहीं चलता, कोड हमेशा किसमें चलता है, जावास्क्रिप्ट। तो टाइप स्क्रिप्ट का लिखा हुआ कोड आखिर कंपाइल किसमें होगा, जावास्क्रिप्ट में, तभी देखो एक JS फाइल बनती है ना। लेकिन अगर तुम इसका यूज करो जो लिखा हुआ है TS-node, क्या लिखो, TS-node, इसका क्या फायदा है मालूम है, अगर ये तुम्हारे पास है इंस्टॉलेशन के टाइम पे TS-node लिख दिया, नहीं लिखोगे तो ये नहीं आएगा, और लिख दिया तो ये आएगा। इसी क्वालिटी क्या है मालूम है, ये तुम्हारे टाइप स्क्रिप्ट कोड को डायरेक्ट चला सकता है। पुराना अप्रोच क्या कहता है, पहले TS फाइल लिखो, फिर कंपाइल करो, JS फाइल बनेगी, फिर JS फाइल को चलाओ। TS-node लिख तो मतलब अच्छा बताओ किसका रोल होता है, पहले TSC का रोल होता है कंपाइल करने में, फिर नोड का रोल होता है किसमें, चलाने में। इसलिए देखो नाम इन्होंने क्या रखा, TS-node, कि भैया अगर ये यूज कर लोगे तो पढ़ेगा, उसी समय टेम्पोररी क्या करेगा, कंपाइल करेगा, और उसी समय उसको चलाएगा भी, अलग से कोई JS फाइल सेव नहीं करेगा। पहले वाली जो नॉर्मल अप्रोच होती है उसमें तो पहले TS फाइल बनी, कंपाइल की, एक JS बनी, दो फाइलें हो गई ना, और चलाओगे JS फाइल को। जब तुम TS-node का यूज करोगे, किसका यूज करोगे, TS-node का, तो ये बेनिफिट होगा। जैसे एक टाइप स्क्रिप्ट फाइल चलानी है, तुम लोग कैसे चलाते थे, TSC है ना, तुम लोग ऐसे चला देते थे ना। अब यही लिखोगे क्या, TS-node, और उसके बाद TS फाइल का नाम दोगे ना, तो वो कंपाइल होकर नई फाइल नहीं बनेगी, पढ़ेगा, उसी समय कंपाइल भी करता रहेगा, और उसी समय चलाता भी रहेगा, मतलब एक नई फाइल बनेगी नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा ये भी है, क्या लिखा है, हाइफन इनिट। तो जानते हो जैसे जब तुम्हारे सिस्टम पे नोड जैसे नोड के लिए कोई भी इनिशियलाइज करते हो तो क्या लिखते हो, npm स्पेस इनिट स्पेस -y लिखते हो ना, तो package.json बनता है। वैसे ही जो TS टाइप स्क्रिप्ट है, अगर तुम ये लिखोगे क्या, npx tsc हाइफन क्या init, तब जानते हो क्या करेगा, ये एक बनाएगा एक और फाइल जिसका नाम होगा tsconfig। तो मतलब TS की कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है क्या रन करना है, कहाँ रखा है, क्या करना है, ये सब सारी चीजें तुम उससे बता सकते हो। ये यार कम से कम इतनी तो देख ही लो। अच्छा एक ये भी है, जानते हो इसकी जरूरत कब पड़ती है, अगर तुम लोग वो किए होते क्या, जो पहला वाला था क्या था, npm और क्या init और फिर क्या था playwright @latest, तो सब होता है यार, प्लेराइट भी डाउनलोड होता है, टाइप स्क्रिप्ट भी हो जाती है, और प्लस ये ब्राउजर पे चलेगा ना, क्रोम पे, क्रोमियम पे, वही ब्राउजर है, कौन कौन, क्रोमियम, फायरफॉक्स, वेबकिट। कितने ब्राउजर हैं, 3, क्रोमियम, फायरफॉक्स, वेबकिट, और वो क्रोम भी है, और वो भी है कौन, क्रोमियम के ऊपर ही बना है क्या, क्रोम। मान के चलो ये 3-4 ऑप्शन तुम्हारे पास हैं, ठीक है। तो तुम जब ये 3-4 ऑप्शन है, तो जब प्लेराइट @latest करते हो ना, सब हो जाता है। लेकिन अभी जो ये दूसरा अप्रोच नहीं बताया कि भाई हम पहला वाला नहीं यूज कर रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, npm और फिर क्या इंस्टॉल
@playwright / क्या टेस्ट, तब से प्लेराइट इंस्टॉल हुआ है। फिर वो टीएस नोड वाले से क्या हुआ, टाइप स्क्रिप्ट हुआ, दो चीज हो गई। और फिर npx प्लेराइट इंस्टॉल से जानते हो क्या होगा, वो ब्राउजर डाउनलोड होगा, कौन से, क्रोमियम और फायरफॉक्स और क्या वेब, ये तीनों आएंगे कब, इससे वही है। अगर ये बाद वाला अप्रोच यूज करोगे तो तुम चलाते तुम्हारी स्क्रिप्ट प्लेराइट वाली चलती बलती नहीं, क्यों, क्योंकि ब्राउजर है ही नहीं, क्योंकि ब्राउजर है ही नहीं। लेकिन जो पहला वाला अप्रोच था उसमें एक बार में ही क्या हो जाता है, सब हो जाता है। और एक चीज बता दें, क्या लिखा है, npx प्लेराइट इंस्टॉल। अब इसी अगर इंस्टॉल लिखे हो तो तीनों हो जाएंगे, इसी के आगे स्पेस लिख के लिखते हैं क्या, क्रोमियम, तो सिर्फ क्रोम होगा। फायरफॉक्स लिखते हैं तो सिर्फ फायरफॉक्स होगा, बाकी नहीं होगा। इसलिए देखो ये सब कुछ इसलिए इसमें डाल दिया है। कमांड की एकदम अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है भाई कि इस वर्ड से क्या फर्क पड़ता है। अच्छी चीज और भी लिखी है, UI है ना, तो इसका मतलब है कि जो भी तुम्हारा होगा स्टेप बाय स्टेप, जो भी एग्जीक्यूशन होगा वो तुम्हें क्या होगा, मतलब प्लेराइट को किसमें कर देगा, UI मोड में कर देगा। मतलब जैसे प्लेराइट चलो दिखाएंगे, प्लेराइट का भी अपना एक UI मोड होता है, उसमें कई ऑप्शन मिलते हैं डिबग करने, वो सारे दिखाई देंगे अगर इसको यूज करोगे तो। अच्छा एक और है, ये क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इवन हम लोग कल ये भी देखेंगे। पहले इसी को एक्सप्लोर करेंगे। ये जो यहाँ लिखा है क्या, npx प्लेराइट कोड जेन। कोड जेन का मतलब है कोड जनरेटर, मतलब इसमें प्लेराइट में ये भी एक फीचर है। अगर मान लो तुमको मेक माई ट्रिप पे ऑटोमेशन करना है कि हम एक फ्लाइट सर्च करें और फिर फ्लाइट सर्च करके और डेट वेट सब डालें और इसके बाद वो मेरे को क्या दे और रिजल्ट दे, तो तुम लोग कोड लिखते हो ना, कोड जेन का यूज करो बस। कोड जेन का यूज जब करोगे तो तुम देखोगे लाल रंग की एक छोटी सी लाइट ब्लिंक करने लगे, और इसके बाद क्या होगा जानते हो, तुम जाओ मैनुअली ब्राउजर खोलो, या ब्राउजर खुद ही खोल देता है, जाओ खुद ही उसमें वो डालो, सिटी डालो, प्राम डालो, टू डालो, ये सब करते हुए सर्च बटन पे क्लिक करो, जो करोगे ना उसके लिए कोड खुद ही जनरेट कर देगा। बात समझ रहे हो, नहीं समझ, मतलब कोड तुमको लिखना नहीं पड़ेगा, जो कर दोगे कोड बना देगा। जैसे मान लो तुमसे कोई कहा कि यार एक फ्लिपकार्ट का पेमेंट तक का ऑटोमेशन कर दो, तो जी रुको, कोड जेन ऑन किया, रिकॉर्डिंग मोड ऑन हुई और फिर मैनुअली हाथ से पूरी बुकिंग का काम मैनुअली कर दो। जो करोगे अपने आप उसके लिए कोड खुद ही लिख देगा और चलाओ तुम, चलेगा तो बढ़िया है ना, स्पीड बढ़ जाएगी ना, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें एक ये भी फीचर है क्या, कोड। इस कमांड से कोड जनरेटर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। क्या कह रहे, करते भी हैं बात वगैरह सब सही रहेगा। हाँ एक्सपास सही रहेगा, थोड़ा बहुत गड़बड़ रहेगा तो हम सही कर लेंगे, लेकिन 90% वर्क तो मेरा क्या करेगा, ये बचा देगा। अब अच्छा देखो अगला क्या है, npx प्लेराइट शो रिपोर्ट। ये क्या करता है मालूम है, आपका जो रन हुआ, रन होने के बाद जो रिपोर्ट जनरेट हुई, प्लेराइट में रिपोर्ट भी अपने आप जनरेट होती है ना, श्रेणी में सब नहीं था, श्रेणी में तो हमें अलग से लगाना पड़ता था, यहाँ अपने आप मिलता है, तो वो जो रिपोर्ट होगी वो आपको दिखेगा। और क्या लिखा है, क्या लिखा है यार, npx प्लेराइट, अच्छा npx प्लेराइट टेस्ट लिखा है ना, इसका क्या मतलब मालूम है, इसका मतलब है, चलो ये भी दिखाएंगे हम लोग को। दो चीज देखनी है सबसे पहले अच्छे से, playwright.config.ts और कोड जनरेटर दोनों। तो एक चीज ये देखो, जब तुम ऑटोमेशन करोगे, मान लो तुमने अपना सारा टेस्ट केस जो ऑटोमेट किया उसको किसी टेस्ट या XYZ नाम के फोल्डर में रख दिया, तो जब भी हम उसको दिखाएंगे playwright.config.json में उसको सेट कर देंगे, इसके बाद जैसे ही हम इसको चलाएंगे तो आपको ये नहीं बताना ये टेस्ट केस चलाओ, वो जाएगा उस फोल्डर के अंदर जितने टेस्ट केस होंगे एक एक करके सबको क्या करेगा, चला देगा। और हेडेड का क्या मतलब है, UI मतलब ब्राउजर खुलता हुआ दिखाई देगा, नहीं तो किसमें चला जाएगा, हेडलेस मोड में चला जाता है बाय डिफॉल्ट ना। और ये क्या है, डिबग तो जानते हो ना यार भाई, ब्रेक पॉइंट लगा के एक लाइन चलाना, ये काम भी होता है। तो ये बेसिक। अच्छा कभी कभी -G करके भी लिखता है, -G का मतलब ये इंस्टॉलेशन जो होगा ये ग्लोबल होगा,
ये पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं होगा। ठीक है, हम लोग अक्सर हाइफन डी यूज करते हैं। रीजन, क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट में हो सकता है आपको प्लेराइट के अलग अलग वर्जन की जरूरत हो, तो हम चाहेंगे कि सब में क्या रहेगा, अलग अलग रहे। और कोई रोज तो करना नहीं होता, कितनी बार करना होता है, किसी प्रोजेक्ट में एक ही बार तो करना होता है। अच्छा, एक चीज ये भी देख लो, एनपीएम भी देखते हो, एनपीएक्स भी देखते हो, अंतर है दोनों। एनपीएम का मतलब है सिर्फ उस डिपेंडेंसी को जो npm.js.com पे रखी है वहां से क्या करना, डाउनलोड करना। और एनपीएक्स का मतलब है, एनपीएक्स एक्स का वर्ड आता है एग्जीक्यूट से, इससे एग्जीक्यूट माने चलाना। तो ये क्या करता है, एनपीएक्स जब यूज करते हो तो ये सिर्फ डाउनलोड ही नहीं करता है, कुछ कमांड्स चला के उस चीज को क्या करता है, इंस्टॉल भी करता है। इसीलिए यूज क्या होता है, एनपीएक्स। देखो कोड चलाते हैं हम लोग, प्लेराइट का टेस्ट केस चलाना हुआ ना तो एनपीएक्स लिखते हैं, एनपीएम नहीं लिखते। एनपीएम लिखोगे तो चलाएगा थोड़ी ना, चलाने वाला कौन करेगा, एनपीएक्स। इसलिए वो जगह जगह दिखेगा, कहीं कहीं एनपीएम। देखो जब डाउनलोड करना होगा वो डिपेंडेंसी तो एनपीएम लिखेंगे, चीज को चलाना होगा तो क्या लिखेंगे, एनपीएक्स लिखेंगे। और नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल जानते हो, बोलो। अरे हाँ यार भाई, जो लोग नहीं जानते ये जान लो, ये लोग तो जानते ही है। जो डिपेंडेंसी जावास्क्रिप्ट की डाउनलोड होगी प्लेराइट की, कहाँ जाती है, सब नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल फोल्डर के अंदर। तुम लोग अपना याद करो यार, तुम लोग में .m2 था ना, याद करो। मैम में क्या था, जो डिपेंडेंसी थी सब कहाँ जा रही थी, .m2 में ना। और इन लोग का तो ऐसा था, पूरे सिस्टम पे एक ही .m2 होता था ना, लेकिन इनका ऐसा नहीं है। इनका ये है कि जितने प्रोजेक्ट हों, आप जब प्लेराइट डाउनलोड करोगे तो हर प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बनेगा जिसका नाम क्या होगा, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल। और उसी के अंदर वो आपका प्लेराइट, टाइप स्क्रिप्ट, जो चीजें आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो इसको चलाने के लिए, वो सारे उसी के अंदर डाउनलोड होके इंस्टॉल, उसी के अंदर डाउनलोड होके रहेंगे। कहाँ, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के अंदर। इसलिए जाके देखो दिखता है, प्लेराइट इंस्टॉल कर लो, जाके देखो फोल्डर में बगल में फोल्डर बना हुआ दिखाई देगा, उसका नाम क्या है, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स। तो चलो मेरे ख्याल से इतने में ही पहले इतनी कमांड सारी देख डालो। और वो डॉक्यूमेंट भी हमने क्या किया, डाल दिया है। और एक डॉक्यूमेंट और भी है। एक काम करो सब लोग, पहले से काम करो, आज इस पे तुम्हारा उससे ही हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। सब लोग इस पे वो करो, और लिंक्डइन पे सब क्या करो, हाँ सब लोग रजिस्ट्रेशन करो लिंक्डइन पे, ठीक है। जिससे हम जो डॉक्यूमेंट डाला करें वहां पे, और ये डॉक्यूमेंट इसको रिवाइज करना क्या रहेगा, आसान रहेगा ना। एक दो चार बार देखोगे इसको, आपको बार-बार देखने की जरूरत नहीं, दो चार बार देखोगे क्या याद आएगी। और यही वाला नहीं छोड़ना है कि देखो बार-बार रिपीट कर रहा है ना, क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे से यूज करना। अरे सब लोगों का ये बताओ पहले, लोगों का उस पे लिंक्डइन पे अकाउंट है क्या है, कैसे नहीं चल रहा। अच्छा काम करो, अपना भी सेंड कर देंगे, अंदाजा लगा है, ऐड हो जाओ। हार्डली एक अब उसमें हम कुछ ना कुछ अक्सर क्या डालते रहे, बाकी सबको ही लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्स डालते रहे, ये है वो है, ठीक है। सिर्फ अगला अक्षर करते सारा कहानी लिख रहा, कितना बड़ा भी जवाब है, कितना कुछ भी है। और टोकन्स पता है, कंटेक्स्ट विंडो, क्योंकि इंटरव्यू में ये सब पूछेंगे। जब अपने रिज्यूमे में यही डालोगे ना तो क्या पूछेंगे, उन लोग को ज़्यादा नहीं पता होगा, उन लोग को भी ज़्यादा पता नहीं होगा। ये सब चीज़ें पूछेंगे, एलएलएम क्या है, जनरेटिव एआई क्या है, जेन एआई क्या है, ठीक है, ये क्या है, टोकन्स क्या होगा, और प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखोगे, अच्छे प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखोगे, प्रॉम्प्ट्स में क्या होना चाहिए। तो एक डॉक्यूमेंट और को भेजेंगे, इसमें प्रॉम्प्ट्स के बारे में डिटेल होगा कि एक प्रॉम्प्ट्स में क्या क्या होना चाहिए। बताया था ना हमने, क्या था, रोल, टास्क, कंटेक्स्ट और कंस्ट्रेंट्स। ये चार चीजें कहाँ पे क्या बनाती हैं, तो वही प्रॉम्प्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। और चलो आज ये कमांड हो गई, वैसे एक बार ये .ts और थोड़ा क्या देखेंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें ये डॉक्यूमेंट ये डायमंड में डालें। भेज दीजिए सर। अरे अब तो ये लोग फॉरवर्ड कर सकते हो।